तो सॉलिड स्टेट पे हमारा सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एज लेंथ और रेडियस कैलकुलेशन। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसके लिए 2 मिनट है तुम्हारे पास। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। एक मिनट और। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक हो? क्या कह रहे हैं? Xenon crystallizes in face-centered cubic lattice and edge length of unit cell is 620 picometer. Nearest neighbor distance और radius of xenon atom हमसे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ xenon atom हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि अगर FCC लैटिस है तो उसमें हमारा R क्या होता है, a/2√2 होता है, या फिर ऐसे याद करा होगा, एज यानी कि एज लेंथ क्या होती है, वो 2√2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है एटम की। ठीक है, जिस भी तरीके से याद कर रखा है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, R इक्वल टू a/2√2। ठीक, तो यहाँ पे तुम 620 पिकोमीटर डालोगे तो सॉल्व करोगे, तुम्हारा सिंपली ये क्या आ जाएगा, 219.24 पिकोमीटर तुम्हारा आ जाएगा रेडियस। तो रेडियस तो सिंपल था। ठीक है, अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे निकालें? अब मैंने तुम्हें बता भी चुका हूँ और सिंपल भी बात है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कौन होता है, सबसे ज़्यादा पास कौन होगा, जो टच कर रहा होगा। और टच अगर कर रहा है तो अगर कोई भी दो एटम टच कर रहे हैं तो उन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इस वाले एटम का रेडियस और इस वाले एटम का रेडियस, और दोनों सेम है तो दोनों का रेडियस भी सेम है। तो यानी कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो अगर हम निकालें, ये तो हो गया हमारा रेडियस। अब हमें निकालना है क्या, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और 2r हमें रेडियस क्या है, रेडियस हमें पता है क्या होता है, a/2√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा। a/√2 तुम्हारा क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। ठीक है, 620 पिकोमीटर तुम डाल दोगे तो तुम्हारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 438 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। हमें बस FCC लैटिस से रेडियस निकालनी थी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर के लिए पता होना चाहिए कि दोनों एटम की टचिंग होनी चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो हो गया होगा आई होप सबका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन करो, इसके लिए फिर से 2 मिनट। देखो, जेई में हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2.25 मिनट्स होते हैं।
अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें, उनमें से कई क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, कई क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे सॉल्व करा करो। अगर क्वेश्चन जल्दी होने वाला हो तो उसको जल्दी करो, और अगर समय लगता है क्वेश्चन में तो थोड़ा समय लगा के करो। ऐसा नहीं कि हर में 2.25 मिनट ही लेने हैं। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जल्दी होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स में या फिजिक्स में जो टफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जिनमें वैल्यू ज़्यादा होंगी तो वो क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं। कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा डिफ़िकल्ट तो थोड़ा लंबा हो सकता है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अभी इंक्रीज होगा, लेकिन उल जलूल क्वेश्चन नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है या एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। रेडियस हमारा बी सी, हमारा क्या कह रहा है, आयरन हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बीसीसी लैटिस है, एज लेंथ हमें दी हुई है, रेडियस पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिंपल फॉर्मूला पता है क्या, √3a इक्वल टू 4r, या r इक्वल टू √3a/4, जहाँ a क्या है, एज लेंथ है, और r हमारा रेडियस ऑफ एटम है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, एज लेंथ हमें गिवन है, तो √3/4 इंटू एज लेंथ, एज लेंथ हमारी कितनी है, 286 पिकोमीटर। तो हमारा जो आंसर आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, √3 की वैल्यू डाल देंगे 1.732, तो हमारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 123.84 पिकोमीटर, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, तो सिंपल था। बीसीसी लैटिस में था, एज लेंथ दिया है, रेडियस पूछेगा। इससे पहले में एफसीसी था, उसमें एज लेंथ दिया था, रेडियस पूछा था। इस तरीके से इनमें क्वेश्चन, ये एकदम बेसिक प्रोफाइल है, इसमें कोई ज़्यादा उल जलूल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, ये भी सबका हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था एकदम। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर से 2 मिनट ही मिलेंगे। क्वेश्चन इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। बस 3 ऑप्शन है तो 3 आंसर निकालने हैं, इतनी सी बात है बस। ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, इस टॉपिक में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, क्या है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म स्फीयर्स है, मतलब सभी स्फीयर एक जैसे हैं, एज लेंथ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है। अगर सिंपल क्यूबिक में है, बीसीसी लैटिस में, एफसीसी लैटिस में, तो वही तीनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, ए इक्वल टू 2r, यानी कि r इक्वल टू a/2 होता है, और बीसीसी में क्या होता है, √3 इक्वल टू 4r। बॉडी डायगोनल से निकालते हैं इसमें, यानी कि r क्या आ जाएगा हमारा,
√3a/4 आ जाएगा। ऐसे ही एफसीसी में फेस डायगोनल से निकालते हैं, √2a = 4r आता है, उसको सॉल्व करके तुम्हारा a = 2√2r आ जाता है, यानी कि r = a/2√2 हो जाता है। तो बस तुम्हें वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। तो जब तुम a की वैल्यू सब में डालोगे 534 पिकोमीटर, तो इसमें कितना आ जाएगा, 267 पिकोमीटर आ जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, इसमें डालोगे 534 पिकोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 231.2 पिकोमीटर। ठीक है, ऐसे ही इसमें तुम्हारा कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू डालोगे 534, तो आ जाएगा ये 188.8 पिकोमीटर। तो ये तुम्हारे सिंपल क्वेश्चंस थे, तुम्हारे सबके आंसर आ गए होंगे। तो अभी तक बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, अब थोड़े अच्छी वैरायटी पे बढ़ते हैं। तो इस प्रोफाइल में ज़्यादा बनते नहीं थे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए भी नहीं, तीनों क्वेश्चन ही सबको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है डेंसिटी कैलकुलेशन। देखो डेंसिटी कैलकुलेशन में बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ मिला के क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार। तो उन क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया, मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा करके देखो, इसके लिए मैं तुम्हें 2.5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए ही हम यहाँ पे आज हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, वो क्वेश्चन में ही लिखी होती है। तो क्वेश्चन से ही इन्फॉर्मेशन निकालो और उसको सॉल्व करो। बेसिक इन्फॉर्मेशन है एकदम। चलो सॉल्व करते हैं, देखना आंसर सही आया कि नहीं आया। देखो क्या कह रहा है, हमें डेंसिटी ऑफ डायमंड निकालनी है फ्रॉम द फैक्ट। अब जब ऐसे कुछ बोल देना कि इफ या फ्रॉम द फैक्ट, तो अगर क्वेश्चन में खुद ही फैक्ट दे रहा है तो वास्तविकता में क्या होता है वो ही हमें सच नहीं मानना है, जो इसने बोला वो सच मानना है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इफ थॉमसन मॉडल वाज करेक्ट, देन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड मॉडल वुड बी इनकरेक्ट। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर उसने बोल दिया इफ थॉमसन मॉडल वाज करेक्ट, तो हमें बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि थॉमसन मॉडल करेक्ट है, और अब हमें उसके हिसाब से ऑप्शंस को डील करना है। ऐसे ही अब इसमें क्या कह रहा है, फैक्ट इसने क्या बोला कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो अब हमें ये परवाह नहीं करनी कि डायमंड किस में, किस लैटिस में होता है। इसने बोल दिया एफसीसी, मतलब एफसीसी।
तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें डेंसिटी ऑफ डायमंड निकालनी है फ्रॉम द फैक्ट दैट FCC स्ट्रक्चर है उसका और 2 एटम है पर लैटिस पॉइंट। जनरली लेकिन हमारा क्या होता है कि एक लैटिस पॉइंट पर एक ही एटम होता है, एक लैटिस पॉइंट पर एक ही एटम होता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अगर 2 लैटिस पॉइंट मतलब एक लैटिस पॉइंट पर 2 एटम होते, तो सिंपल कि अगर हमारा Z ऑफ FCC कितना होता है, Z ऑफ FCC कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इतनी बात हमें पता है कि Z ऑफ FCC हमारा 4 होता है, लेकिन ये कब होता है, जब 1 एटम होता है पर लैटिस पॉइंट, 1 एटम पर पॉइंट। मतलब हम क्या मानते हैं कि FCC में 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब पे एक एक एटम है और 6 फेस सेंटर पे एक एक एटम है, तो वहां से इफेक्टिव एटम हमारा आता है 4। लेकिन अब हमें क्या मानना है कि एक पॉइंट पर 2 एटम है, मतलब 8 कॉर्नर पे 2 एटम है, 8 कॉर्नर पे 2 एटम है और सभी फेस सेंटर पे एक एक एटम के बजाय 2 एटम है। यही मतलब है 2 एटम पर लैटिस पॉइंट, मतलब जहां जहां एटम प्रेजेंट है वहां एक की जगह 2 एटम मानने हैं, तो ऑब्वियसली Z कितना हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है 2 एटम्स पर पॉइंट, तो हमारा Z कितना हो गया, डबल हो जाएगा, Z 8 हो जाएगा, ठीक। अब Z 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन सिंपल है, इसके बाद हमें डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी Z हमारा 8 हो गया इंटू मोलर मास, डायमंड है मतलब कार्बन है, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल, डिवाइड बाय एवोगैड्रो 6.02 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई में A क्यूब, और रेडियस कितना है 3.569 है, लेकिन ये तो किस में है, एंगस्ट्रॉम में है। हमें किस में रखनी है, हमें रखनी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में करेंगे कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा 356.9 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इसका क्यूब, तभी हमारी डेंसिटी ग्राम पर सीसी में आएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको देख लो एक बार ध्यान से, इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को समझ लो। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि FCC स्ट्रक्चर था, Z हमारा 4 होता अगर एक एटम पर लैटिस पॉइंट होता, लेकिन क्योंकि 2 एटम पर लैटिस पॉइंट है, इसका मतलब 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे एक एक एटम की जगह 2 एटम है, तो Z हमारा डबल हो गया। बस Z डबल करके बाकी हमारी सिंपल डेंसिटी जैसे हम निकालते हैं वैसे ही हमें निकालनी है, ठीक। तो हमारी डेंसिटी कितनी आ गई, हमारी डेंसिटी आ गई 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसमें थोड़ा सा मूल कंसेप्ट मिलाया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें 2.5 मिनट दे देता हूँ, चलो, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ऐसे जब थोड़े क्वेश्चन करोगे जिसमें थोड़ी और चैप्टर की चीज़ें लग रही हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सिंपल डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, तो उसमें तो तुम्हें पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, तो वो क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, प्रोवाइडेड तुम कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो। थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी करने की धीरे धीरे आदत डालो, धीरे धीरे, पर बहुत जल्दी एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे लेकिन करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। 2.5 मिनट है, सॉल्व करो। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या तुम्हें पता है, तुम्हें पूछा क्या है वो देखो, और उस हिसाब से गिवन क्वांटिटीज देखो, फॉर्मूला सोचो, फिर ऐसी चीज़ें पे जाओगे ना कि गिवन क्वांटिटी से क्या फॉर्मूला बन सकता है, फिर चीज़ें तुम्हारे लिए आसान होगी।
ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इनटू स्ट्रक्चर विच मे बी डिस्क्राइब बाय क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक सेल है, हैविंग वन एटम ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड टू एटम ऑन वन ऑफ इट्स बॉडी डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या z निकाल सकते हैं। ठीक, z निकाल सकते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, हर कॉर्नर पे क्या है, एक एक एटम है, मतलब 8 कॉर्नर है और शेयरिंग रूल के हिसाब से 1/8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और 2 एटम बॉडी डायगोनल पे हैं। बॉडी डायगोनल का तो विद इन द क्यूब ही है, बॉडी डायगोनल पे जो भी एटम होगा वो विद इन द क्यूब ही होगा पूरा, तो किसी से भी शेयर नहीं होगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा। एक ही क्यूब का पार्ट है खाली, जो भी एटम बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है, और 2 एटम है तो 2 into 1 हो गया, तो z हमारे यहाँ से 3 आ गया। सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है आगे, वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल हमें दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी भी दी हुई है, हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, डेंसिटी होती है z इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो इंटू ए क्यूब, ये होती है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी हमें दी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर से जब वैल्यू लिखो तब यूनिट का ध्यान रखो। ठीक है, z हमारी क्या 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इंटू मोलर मास हमें पता नहीं, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रो को मैं अभी एवोगैड्रो ही लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख तो हम कभी भी सकते हैं इसे 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन मैं अभी एवोगैड्रो ही लिख रहा हूँ। ठीक, समझ में आ जाएगा मैंने अभी एवोगैड्रो को लिखा। इंटू ए क्यूब, ए क्यूब क्या है हमारा, बेसिकली ये क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ओनली। ठीक है, ये हमारी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, वो हमें एज इट इज दी हुई है, तो उसको हम लिख लेते हैं 24 इंटू 10⁻24, और क्यूबिक सेंटीमीटर में दिए, सॉरी हाँ क्यूबिक सेंटीमीटर में दिए। ठीक है, तो हमें डेंसिटी ग्राम पर सीसी में और हमारी वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो हमारा मोलर मास ग्राम पर मोल में ही निकलेगा। ठीक है, सेट है सब अपना। तो यहाँ से हम मोलर मास निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो मोलर मास जब हम निकालेंगे तो क्या रहेगा, ठीक है, हो जाएगा 57.6 इंटू 10⁻24 इंटू एवोगैड्रो ग्राम पर मोल। ये तुम्हारा क्या आ गया, मोलर मास आ गया इस एलिमेंट का। ठीक है, अच्छा, अब हमसे क्या पूछा, क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और इस समय सब्सटेंस ये हमारे पास ये एलिमेंट है, तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यानी कि 1 मोल अगर ये एलिमेंट है तो उसका मास कितना होगा, इतना ग्राम होगा। 57.6 इंटू 10⁻24 यानी ग्राम मास होगा किसका, 1 मोल एलिमेंट का। 1 मोल एलिमेंट है तो उसका मास इतने ग्राम है। ठीक, ग्राम पर मोल का ही मतलब। ठीक है, अच्छा, अब 1 मोल का मास इतना है, तो 1 मोल में एटम कितने हैं, ऑब्वियसली 1 मोल एलिमेंट है तो एवोगैड्रो एटम्स ही होंगे, एवोगैड्रो एटम ही होंगे, तो एवोगैड्रो एटम का मास इतना है। ठीक है, एक एक मोल का मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और 1 मोल का मास इतना है, 1 मोल का मास इतना है, और 1 मोल में एवोगैड्रो एटम होते हैं, मतलब एवोगैड्रो एटम का मास इतना है। और एवोगैड्रो, इसका क्या मतलब हुआ कि एवोगैड्रो एटम्स का मास कितना है, 57.6 इंटू 10⁻24 इंटू एवोगैड्रो ग्राम। ठीक, और एवोगैड्रो एटम कैसे आया, क्योंकि 1 मोल का मास इतना है और 1 मोल में एवोगैड्रो एटम है। तो हमसे क्या पूछा है कि 200 ग्राम, या 200 कह रहा हूँ, 200 ग्राम एलिमेंट में कितने एटम होंगे। ठीक, तो 200 ग्राम अगर ये है तो उसमें कितने एटम पूछा है, तो सिंपल ही तो है, इसको तुम उल्टा करके लिख लो। यानी कि अगर मैं बोलूं एवोगैड्रो एटम का मास इतना है, या फिर ये बोलूं कि इतने मास में एवोगैड्रो एटम है, बात तो एक ही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि
इतने मास में एवोगैड्रो एटम है। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड से ही तो सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे। तो तुमसे पूछा है कि 200 ग्राम अगर ये है, 200 ग्राम अगर तुम्हारा एलिमेंट है तो उसमें कितने एटम होंगे। तो सिंपल क्या करोगे, Na बाय 57.6 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगैड्रो, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यही तो आएगा। और एवोगैड्रो मैंने वहाँ पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि यहाँ पे एवोगैड्रो एवोगैड्रो कट जाएगा। ये चीज़ तुम्हें एकदम से नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आई। तो हमारा इतना आया कि 200 अगर हमारा इतने ग्राम में एवोगैड्रो एटम थे। क्यों, क्योंकि ये मास 1 मोल का था और 1 मोल में एवोगैड्रो एटम है, यानी कि इतने मास में 1 मोल था, यानी कि इतने मास में एवोगैड्रो एटम हो जाएंगे। तो इतने मास में एवोगैड्रो एटम, तो इतने ग्राम में कितने एटम। सिंपल हमारा क्या है, यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कट जाएगा, फिर से वो ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आएगी कि एवोगैड्रो की वैल्यू वहाँ नहीं लिखनी थी। सॉल्व करोगे तो 3.472 इंटू 10⁻24 एटम्स आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो तुम्हें z निकालना था। सबसे पहले तो तुम्हें क्या निकालना था, z निकालना था। और z निकालने के बाद फिर तुम्हें डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना था। डेंसिटी वाला फॉर्मूला से तुम्हारा मोलर मास आ जाता। एवोगैड्रो की वैल्यू पुट भी कर देते तो भी तुम्हारा मोलर मास आ जाता। बेसिक मोलर मास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मोलर मास का क्या मतलब है, कि एवोगैड्रो एटम्स की मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस एलिमेंट है, यानी कि 1 मोल में एवोगैड्रो एटम होंगे। तो एवोगैड्रो एटम का ये मास है, या इतने मास में एवोगैड्रो एटम है, तो 200 ग्राम में कितने एटम होंगे। सिंपल, तो उससे हमारा आंसर आ गया, सिंपल यूनिटरी मेथड से। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, तो ये बात हमें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़े थोड़े क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक, ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन के लिए फिर से तुम्हें 2 सवा 2 मिनट चलो। वैसे सिंपल ही है, 2 मिनट में हो जाएगा, कर लो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
ठीक। तो मेरा क्या कह रहा है कि जो गोल्ड है हमारा एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है, लेंथ ऑफ एज यानी कि एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमें दी हुई है, डेंसिटी निकालनी है और रेडियस निकालना है, सिंपल एटॉमिक मास दिया हुआ है। ठीक है, तो डेंसिटी निकालनी है, अगर एफसीसी लैटिस है तो जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी, मोलर मास इसका दिया है वही है 197। ठीक, एवोगैड्रो से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एवोगैड्रो से डिवाइड करोगे और उसके बाद ए क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। ए तुम्हें दिया हुआ है 407 पिकोमीटर, ग्राम पर सीसी में अगर तुम्हें निकालनी है तो उसे कन्वर्ट कर लोगे सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻8 इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये सेंटीमीटर में आ जाएगा ना, तो इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक, इसको बस तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 19.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आ गई तुम्हारी डेंसिटी। देखो सिंपल था, इसमें तो कुछ खास करना नहीं था, ऐसे ही रेडियस निकालना है। और एफसीसी लैटिस में है तो तुम्हें पता है ए इक्वल टू 2√2 r होता है, यानी कि आर इक्वल टू ए बाय 2√2। तो ए की वैल्यू बस तुम्हें डालनी है, जो कि कितना है 407 पिकोमीटर। तो 407 पिकोमीटर जब डालोगे तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, अराउंड 144 143.9 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल था। इसमें तुम्हें क्या करना था, गोल्ड दिया हुआ था, किसमें एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है, एज लेंथ दी हुई थी, उसके बाद तुम्हें उस एज लेंथ से एक में रेडियस निकालनी थी, और सिंपल जेड अगर तुम्हें पता है, मोलर मास भी गिवन है, तो तुम्हें डेंसिटी निकालनी है। सिंपल ये क्वेश्चन तो हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2 क्वेश्चन पहले, पिछले से पिछला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा इसी टाइप का था। करो, 2.25 मिनट है तुम्हारे पास, करो इसे। ठीक है,
क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एलिमेंट है, एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है, ठीक है, एज लेंथ दी हुई है, डेंसिटी निकालनी है, हमें क्या कह रहा है कि ये बात हमें दी हुई है, ठीक है, कि 200 ग्राम अगर एलिमेंट है तो उसमें इतने एटम है, ठीक। हमें तो डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी क्या होगी हमारी? Z इंटू मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो और मल्टीप्लाई में ए क्यूब। अब एवोगैड्रो तो हमें पता है, ए भी हमें पता है, एज लेंथ, ठीक है, निकल जाएगी। जेड भी हमें एफसीसी का पता है, 4 हो जाएगा। मोलर मास नहीं पता है, तो बस मोलर मास अगर हमें पता लग गया तो हम डेंसिटी निकाल देंगे। तो बात है हमारी मोलर मास निकालने के लिए, उसके लिए अपने को ये इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि क्या कह रहा है कि 200 ग्राम में इतने एटम है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इतने एटम का मास 24 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना है? 200 ग्राम है। हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल में कितने हैं? एवोगैड्रो एटम। मतलब कि मोलर मास क्या हो गया? एवोगैड्रो एटम्स का मास क्या हो गया हमारा? मोलर मास हो गया। अगर किसी एलिमेंट की बात करें तो एवोगैड्रो एटम्स का मास हो गया मोलर मास। एवोगैड्रो हमारा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का मास हमारा क्या हो जाएगा? मोलर मास। ठीक है, फिर से मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल में एवोगैड्रो एटम, तो एवोगैड्रो एटम का मास कितना हो जाएगा हमारा? मोलर मास हो जाएगा। तो एवोगैड्रो एटम का मास निकाल लें तो मोलर मास आ जाएगा। और एवोगैड्रो कितने? 6.02, मैं मान लेता हूँ सपोज अभी आसानी के लिए 6 इंटू 10⁻23। तो इतने एटम्स का मास जितना होगा वो क्या होगा हमारा? मोलर मास हो जाएगा। ठीक, तो इतने एटम का मास अगर हम निकालें तो इससे हम निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से, कितना आ जाएगा? 50 ग्राम आ जाएगा। यानी कि हमारा जो मोलर मास है, जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा? 50 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, 50 ग्राम पर मोल हमारा क्या हो गया? मोलर मास, सिंपल। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो अब हम इसको पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। Z की वैल्यू 4, मोलर मास की वैल्यू 50 ग्राम पर मोल। ठीक है, वैल्यू डालते समय यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखें। एवोगैड्रो की वैल्यू वही 6 इंटू 10⁻23 डाल दें, ठीक है, इंटू, अब हमारा एज लेंथ है 200 पिकोमीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर में रखनी है, तो कितने हो जाएगी? 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41.67 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें मोलर मास निकालना था, जैसे पहले हमने उल्टा करा था, मोलर मास से पूछा था कि इतने ग्राम में कितने एटम्स होंगे, अब इसमें पूछा है कि हमारा ये क्या होगा, इसमें मोलर मास निकालना है, तो उल्टा चीज है। ऊपर देखा था ना हमने, इसमें क्या था? नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे 200 ग्राम में, वहां 200 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए थे, तो हमें उससे मोलर मास कैलकुलेट करना था। यहाँ हमारा मोलर मास आ गया था, मोलर मास से ये वाली चीज निकालनी थी, इसमें उल्टा करना है। तो ये चीज थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार। ठीक, तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। मोल कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट फटाफट कर दो, सही होना चाहिए सबका, ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना बस। देखो पेपर में सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मॉडरेट, टफ, लेकिन इजी क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत दुख होता है। खासतौर पे मैंने अपने टाइम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करे थे कि तुम चौंक जाओगे, बताऊंगा कभी।
ठीक है, तो सिंपल ही है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी टाइम नहीं हुआ लेकिन सिंपल क्वेश्चन था तो मुझे लगता है हो गया होगा। क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ आयरन एटम दिया है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी के लिए सबसे पहले तो क्या एज लेंथ निकालने हैं। एज लेंथ का हमें रिलेशन पता है, एफसीसी में क्या होता है, ए इक्वल टू 2√2 r होता है। तो 2√2 इंटू रेडियस कितना 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो सॉल्व करेंगे तो कितना 4.01 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। डेंसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, जेड कितना हो जाएगा एफसीसी में 4 इंटू मोलर मास 56 होता है, आयरन का दिया हुआ भी है। ठीक है, जनरली मोलर मास दे देता है, वैसे कुछ बेसिक हमें याद होने चाहिए, हालांकि वो दे देता है। इवन एवोगैड्रो की वैल्यू भी एग्जाम में दे देता है कि क्या रखनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो डिवाइड करोगे एवोगैड्रो, फिलहाल 6.02 इंटू 10⁻23 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई में ए क्यूब। अब हमें ए किस में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, तभी हमारी डेंसिटी ग्राम पर सीसी में आएगी। तो अगर सेंटीमीटर में हमें रखना है तो इसी को हम क्या कर लेंगे 4.01 इंटू 10⁻−8 इसका क्यूब हो जाएगा, यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आएगा आंसर 5.74 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5.74 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई अगर वैल्यू 6 रखेगा तो अलग आ जाएगा, कोई 6.022 रखेगा तो अलग आ गई होगी, कोई 6.023 रखेगा तो अलग आ गई होगी। तो उसकी चिंता मत करो, एग्जाम में वो दे देता है कि क्या वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आई इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंडा समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आयरन के ऊपर ही क्वेश्चन अगला भी है कि बीसीसी एफसीसी यूनिट सेल में दोनों है, रेडियस ऑफ एटम दिया हुआ है, तुम्हें डेंसिटी निकालनी है। दोनों में सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो, 2 मिनट में दे रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन ठीक है। उनमें ऐसे बीसीसी एफसीसी का रेशियो पूछा था डेंसिटी का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट है, कर दो फटाफट, थोड़ी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो बीसीसी में हमारा क्या, सबसे पहले तो एज लेंथ निकालने, रेडियस हमें दिया है तो एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन पता है कि 4r/√3 हो जाएगी एज लेंथ। तो रेडियस की वैल्यू हम डाल देंगे 124, तो हमारा कितना आ जाएगा
286.37 पिकोमीटर। ऐसे ही हम इधर भी निकाल लें तो हमारा ए क्या होगा, 2√2r होगा। ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो हमने निकाला था। ठीक, तो रेडियस की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा कितनी आ जाएगी, 350.67 पिकोमीटर। जेड की वैल्यू पता है, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेंसिटी अगर हम निकालें तो क्या, जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए डालेंगे 2 इंटू आयरन का मोलर मास 56 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो। एवोगैड्रो की वैल्यू फिलहाल कुछ भी डाल लो, एग्जाम में दी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 और इंटू हमारा क्या, एज लेंथ का क्यूब। अब एज लेंथ हमें किस में लेनी है, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में लेनी है, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 2.86, ठीक है, 37 हो जाएगा। लेकिन इतना आगे तक निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अप टू 2 डिजिट तुम कैलकुलेट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.8637 का क्यूब करना और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो थोड़ी लंबी चली जाती है, तो अगर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में चॉइस हो तो इन क्वेश्चंस को प्रेफरेंशियली छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन में लंबी कैलकुलेशन अक्सर होती है, ठीक है। फिलहाल लेकिन अगर सॉल्व करना ही है तो करोगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो 7.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये आ जाएगा। जेड तुम्हारा कितना हो गया इसमें, एफसीसी में 4 हो जाएगा, मोलर मास 56 ग्राम पर मोल, डिवाइड बाय किससे करोगे, एवोगैड्रो से, 6.02 इंटू 10⁻23 और इंटू में ए क्यूब। अब ए फिर से तुम्हें किस में लेना है, तुम्हें लेना होगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लोगे फिर से 3.5067, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपली 2 डिजिट तक निकाल दो, यानी कि 3.50 इंटू 10⁻−8 इसका क्यूब कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सही, ठीक। तो यहाँ से निकालोगे तो तुम्हारा 8.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बीसीसी में 7.9 ग्राम पर सीसी, एफसीसी में 8.6 ग्राम पर सीसी। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी, लेकिन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, 2-3 चीज है इसमें, तो इस क्वेश्चन को करो ढंग से। समय 2.25 मिनट दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट्स, एक पार्ट तुम कर चुके हो कुछ, डेंसिटी निकाल लोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल देखो कैसे निकालोगे, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने वाला, वो उस टाइप का क्वेश्चन। 1 ग्राम NaCl का एक क्वेश्चन है कि उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने कर रखा है, तो ये क्वेश्चन भी कर लो। ठीक है, बट डेंसिटी की थोड़ा निकालने का थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन बाकी सब में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। डेंसिटी वाले में बस है कैलकुलेशन, बाकी में नहीं है।
ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको चाहो तो मार्क भी कर लेना। ठीक है, अब तक जो मुझे दो क्वेश्चन अच्छे लगे, डायमंड वाला अच्छा था, एक ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। ठीक है, एक एलिमेंट है ए, एटॉमिक मास उसका दिया हुआ है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एज लेंथ दी हुई है, हमें डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डेंसिटी होती है हमारी जेड, जेड बीसीसी का 2 इंटू मोलर मास दिया हुआ है 100। ठीक, डिवाइड बाय एवोगैड्रो। एवोगैड्रो की वैल्यू अब तुम कुछ भी डाल दो, 6.02 इंटू 10⁻23 डाल देते हैं, चलो। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एज लेंथ का क्यूब, एज लेंथ पिकोमीटर में दिया, फिर से वही पुरानी कहानी रिपीट हो रही है अब तो उसे सेंटीमीटर में बदल देंगे। लेकिन प्रैक्टिस से क्या होता है ना, ये चीज़ फिर गलती से भी गलत नहीं होती है, बार बार प्रैक्टिस से ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इससे तुम डेंसिटी निकाल लोगे, तुम्हारी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में तुम्हारी डेंसिटी आ जाएगी, जो कि 5.2 आएगी अप्रोक्सीमेटली, 5.188 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आ गई तुम्हारी डेंसिटी। अब तुमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल बताओ और नंबर ऑफ एटम बताओ 10 ग्राम ऑफ ए में। ठीक है, तो तुम्हें क्या पता है, 10 ग्राम में तुमसे नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है। ठीक है, पहले नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं। तुम्हें पता है कि इसका मोलर मास कितना है, 100 ग्राम पर मोल है। तो मोलर मास अगर 100 ग्राम पर मोल है, मतलब 100 ग्राम में एवोगैड्रो एटम है। देखो वही बात तो अब रिपीट हो रही है कि 100 ग्राम पर मोल है, मतलब 100 ग्राम में एवोगैड्रो एटम है। 100 ग्राम पर मोल मतलब एवोगैड्रो एटम का मास कितना है, या एक मोल का मास है 100 ग्राम, मतलब एवोगैड्रो एटम का मास है 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम एवोगैड्रो एटम है। ठीक, अब तुमसे 10 ग्राम में एटम पूछ रहा है, तो 10 ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लोगे, एवोगैड्रो बाय 10 हो जाएगा। ठीक, एवोगैड्रो बाय 10 हो जाएगा। एवोगैड्रो की वैल्यू डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23/10, यानी कि 10⁻22 एटम्स हो जाएंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स तो आ गए। अब तुमसे पूछा है नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है। अब बीसीसी है, बीसीसी में जेड की वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव एटम होते हैं 2। ठीक है, जिसे रैंक भी बोलते हो। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 2 है, यानी कि इफेक्टिव 2 एटम है किसमें, एक यूनिट सेल में। यानी कि एक यूनिट सेल में 2 एटम, या 2 एटम मिला के बना रहे हैं एक यूनिट सेल। 2 एटम मिला के बना रहे हैं एक यूनिट सेल, या एक यूनिट सेल में 2 एटम, एक ही बात है। 2 एटम मिला के बना रहे हैं एक यूनिट सेल, तो इतने एटम में कितना यूनिट सेल बनाएंगे, यही तो बात है कि 10 ग्राम में तुमने नंबर ऑफ एटम तो निकाल लिए। अब इन नंबर ऑफ एटम में कितने यूनिट सेल बनाएंगे देख लो, तो 10 ग्राम में तुम्हारे कितने यूनिट सेल होंगे पता लग जाएगा, सिंपल। तो तुम्हारे दो एटम जो हैं, क्योंकि Z की वैल्यू 2 है, ये मिलके बना रहे हैं एक यूनिट सेल, या एक यूनिट सेल में 2 एटम, एक ही बात है। तो अब तुमसे पूछा है 10 ग्राम ए में कितने यूनिट सेल होंगी, तो या तो 10 ग्राम को नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करो, लेकिन वो यही तो है, 10 ग्राम में नंबर ऑफ एटम हम निकाल तो चुके हैं। अगर चलो नहीं समझ में आ रहा तो कन्वर्ट ही कर लो। कैसे करोगे, 10/100 मोलर मास, तो ये क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। अब इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो यही आएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, एक 0, यहाँ पे 10 की पावर 22 हो जाएगा, तो ये सेम ही चीज तो है। ठीक, तो 10 ग्राम में एटम हम निकाल चुके हैं, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻22, इतने एटम्स में कितने यूनिट सेल बन पाएंगी। ठीक, तो ये भी यूनिटरी मेथड से आ जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर हाफ हो जाएगा बस इसका 6.02 का, यानी कि 3.01 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स होंगी 10 ग्राम में। तुम्हारी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स तो आ गई इतनी, और नंबर ऑफ एटम्स आ गए इतने, और डेंसिटी आ गई तुम्हारी इतनी, सिंपल। क्वेश्चन अच्छा है, 2-3 पार्ट है, लेकिन ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा, सिंपल था, मतलब क्योंकि अब हमने ये चीज़ पहले 1-2 बार देख चुके हैं, तो अब ये चीज़ तुम कर लिया होगा मैंने। ठीक है, नहीं हुआ तो अब हो गया, कोई बात नहीं।
धीरे धीरे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया है, करो इसे। ज़्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट, फटाफट कर दो। ठीक है, सिल्वर का मोलर मास अगर नहीं पता तो 108 ग्राम पर मोल होता है। चलो कर दो, ऐसे सिल्वर का याद होना चाहिए। नहीं पता तो 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। सिल्वर क्या कह रहा है, सिल्वर का रेडियस दिया है हमें, डेंसिटी दी है, हमसे पूछा है कौन से टाइप का क्यूबिक क्रिस्टल बनाएगा। तो 3 टाइप के हमारे लिए मेनली क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, तो अब हमें डेंसिटी पता है, मोलर मास हमें सिल्वर का पता है 108 होता है, ठीक है, एवोगैड्रो की वैल्यू पता है। अब हमें 2 चीज़ इसमें नहीं पता, जेड भी नहीं पता और हमें ए भी नहीं पता। तो या तो हम हिट एंड ट्रायल करें, कि हिट एंड ट्रायल हम कि अगर सिंपल क्यूबिक माने तो जेड की वैल्यू सपोज 1 डालें और ए को क्या डालें, 2r डालें। रेडियस तो पता है, ए को 2r डालें और फिर इसमें डाल के हम इससे डेंसिटी निकालें। अगर डेंसिटी ये आ गई तो हमारा सिंपल क्यूबिक है। नहीं तो बीसीसी ट्राई करें, बीसीसी में जेड की वैल्यू डालें 2, फिर उसके रिलेशन से हम निकालें ए की वैल्यू निकालें और फिर ए की वैल्यू यहाँ डालें, जेड की वैल्यू 2 डाल के फिर डेंसिटी निकालें। अगर ये आ गई तो ठीक, नहीं तो एफसीसी पे चेक करें। ठीक, लेकिन ये चीज़ हिट एंड ट्राई वाली लंबी हो जाएगी, तो हम एक और चीज़ का मदद लेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन हमारा कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारा z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, जो कि होता है 4/3πr³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा क्या होता है, a³ होता है। ठीक है, तो हम दोनों ही जगह से z/a³ की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो अगर हम z/a³ की वैल्यू निकालेंगे दोनों ही जगह से, तो इधर से क्या आएगी, डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो अपॉन में मोलर मास, और इधर से निकालेंगे तो क्या आएगी, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 3/4πr³, ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम अब वैल्यू पुट करें। डेंसिटी हमारी 10.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एवोगैड्रो की वैल्यू हम डाल दें 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, मोलर मास हमारा 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, यूनिट वैल्यू डालते समय यूनिट का ध्यान हमेशा रखो। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है 3, ठीक, 4 पाई की वैल्यू 3.14 रख लो। ठीक है, आर हमें पता है, पिकोमीटर में है तो उसे ऑब्वियसली सेंटीमीटर में बदल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1.44 इंटू 10⁻⁸
इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.738 आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को परसेंटेज में निकालोगे तो 73.8% आएगा, यानी कि रफली 74% आ जाएगा। तो अगर रफली 74% आ रहा है तो हम 74% का मतलब कह सकते हैं कि अगर 74% पैकिंग फ्रैक्शन है तो ये ज़रूर FCC होगा, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू हमें याद है। तो अगर सबकी वैल्यू हमें पैकिंग फ्रैक्शन की पता है, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की याद है, फ्रैक्शन बोलेंगे तो ये, और पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे तो उसे जनरली परसेंटेज में बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अगर इनकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू पता है, जो कि हमें याद ही होती है, तो इससे हमारा बिना हिट एंड ट्रायल के आ जाएगा। तो अगर 74% है तो हमारा ज़रूर क्रिस्टल कौन सा रहा होगा, FCC रहा होगा। Therefore FCC क्रिस्टल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मार्क करने वाला क्वेश्चन है कि ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, तो बस दो फॉर्मूले थे, उसे ही तुम्हें इक्वेट करना था। दोनों फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों फॉर्मूले कुछ अनजान से हैं, दोनों फॉर्मूले हमारे पढ़े हुए हैं, तो दोनों में से ही बस इक्वेट करके करो। ज़्यादातर लोग इसे उसी तरीके से करते हैं, वरना तुम्हारा हिट एंड ट्रायल्स, इवन बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो डेंसिटी के सभी क्वेश्चन हो गए। ठीक, डेंसिटी के क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होती है, इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा। अगले टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसमें मैं टाइम कम कम दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी होंगे, इनमें कैलकुलेशन उतनी नहीं है। ये डेंसिटी फॉर्मूला निकालना नीट में, जेई में, बोर्ड्स में, तीनों में भर भर के आते हैं। भर भर के मतलब भर भर के इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालो इसका। ठीक है, बस 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। 30 सेकंड ज़्यादा का ये क्वेश्चन है भी नहीं, 30 सेकंड में नहीं हुआ तो कभी नहीं होने का। ठीक है, चलो करते हैं। अब क्या कह रहा है, एक क्यूबिक सॉलिड है, दो एलिमेंट से बना है, ए और बी। एटम बी आर एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब जब बोला है तो मतलब ऑल कॉर्नर ही मानना है, ऐसा नहीं कि जब तक, या तो अगर स्पेसिफाई करता हाफ हाफ ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब या कितने कॉर्नर पे, अगर कॉर्नर्स बोला है तो सभी कॉर्नर पे हमें मानना है। और ए कहाँ पे है, बॉडी सेंटर में है। ठीक है, फॉर्मूला पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बी का अगर हम बी निकालें, बी का जेड निकालें तो कितना आएगा, किस पे है, कॉर्नर पे, यानी कि 8 कॉर्नर होते हैं, और हर का अगर शेयरिंग रूल से बात करें तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका z कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही ए की बात करें, ए का, ए हमारा है कहाँ पे, एक है बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर पे जो होगा वो विद इन द एटम मिलाई करेगा एंटायरली, यानी कि किसी भी और यूनिट सेल के साथ शेयरिंग होगी नहीं। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से कर देंगे, तो हमारा एक कितना आ गया, z 1 आ गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा ए बी हो गया। ठीक, तो सिंपल था, हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन आते बहुत हैं, करते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं, जो आ सकते हैं। फिर से इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं। करो, सिंपल है। चलो, हो गया है अभी, हो गया होगा। एलॉय बोल रहा है कि इसका गोल्ड और कॉपर का है, क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है। गोल्ड कहाँ पे है, ठीक है, गोल्ड कहाँ पे है, गोल्ड ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, और कॉपर कहाँ पे है, एट सेंटर ऑफ ईच ऑफ द क्यूब फेसेस, मतलब सभी फेस सेंटर पे है।
तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं, इसका z निकालूं तो कितना आएगा कि गोल्ड कहाँ पे है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब सभी कॉर्नर पे है, तो 8 कॉर्नर है, शेयरिंग रूल से 1/8 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है ईच कॉर्नर एटम, तो z आ गया इसका 1। ऐसे ही कॉपर की बात करें तो कॉपर कहाँ है, सभी फेस सेंटर पे है, यानी कि 6 फेस होते हैं तो 6 फेस सेंटर भी होंगे, और ईच फेस 2 यूनिट सेल से शेयर होता है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा, कॉपर की z आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला की बात करें तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, AuCu3, ये फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करें फिर से, 30 सेकंड। चलो 40 सेकंड दे देता हूँ। चलो करते हैं। अब क्या कह रहा है हमसे, क्यूबिक सॉलिड है, इज मेड बाय एटम्स ए फॉर्मिंग क्लोज पैक अरेंजमेंट। क्लोज पैक अरेंजमेंट मतलब क्लोजली पैक्ड, मतलब कि पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम, और मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी किस में होती है, एफसीसी में, यानी कि एफसीसी का पार्ट है, एफसीसी लैटिस बना रहा है ए एटम, यही मतलब हो कि क्लोजली पैक्ड किस में होता है सबसे ज़्यादा, एफसीसी में होता है, तो एफसीसी लैटिस बना रहा है। ठीक है, अगर तुम सोचो सिंपल क्यूबिक या बीसीसी, तो आगे देखोगे कि वो कह रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, और सी ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑब्वियसली सिंपल क्यूबिक और बीसीसी में तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। हेक्सागोनल होता तो वो बोल देता हेक्सागोनल, लेकिन हेक्सागोनल है नहीं, क्यूब ही कह रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा एफसीसी होगा। क्यूबिक सॉलिड कह ही दिया तो हेक्सागोनल का मतलब ही नहीं, तो एफसीसी ही होगा। ठीक, तो अगर आप बात करें तो ए तुम्हारा किस में है, एफसीसी में है। ठीक है, ए एफसीसी में है, मतलब इसका जेड कितना हो गया, 4 हो गया, जेड 4 हो गया, इसका मतलब कि इसके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए तुम्हारे 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4 हो गए। और क्या कह रहा है बी तुम्हारा, क्या कह रहा है कि बी तुम्हारा 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि बी का जेड कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 है, ये तुम्हारे कितने हो गए, इसका जेड हो गया 2। ठीक है, सी की बात करें तो तुम्हारा क्या कह रहा है कि दे आर ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4 है, तो ये कितना हो गया इसका 2 हो गया। तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो कितना हो जाएगा, A4B2C2। अच्छा, ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, इम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है। अगर इम्पेरिकल फॉर्मूला पूछता तो तुम इसको सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो में लाते, यानी कि तुम 2 कॉमन आउट ले लेते, तुम कहते A2BC, लेकिन वो क्या होता, इम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या है, फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तुमसे ग्लूकोज का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो तुम C6H12O6 बोलोगे। ठीक है, ये नहीं बोलोगे CH2O। ठीक है, CH2O इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, और C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला पूछा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है कि एमसीक्यू में आए, एक ऑप्शन हो ये, एक ऑप्शन हो इंपेरिकल फॉर्मूला बनाए कि A2BC, तो वो आंसर नहीं होगा। फॉर्मूला पूछा जाए मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो होता है। हालांकि 2023 जेईई मेन में क्वेश्चन भी आया था जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा था, इसी टाइप का था, फॉर्मूला निकालना था, और इसी टाइप का क्वेश्चन था, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा था। इंपेरिकल फॉर्मूला में लेकिन बाय डेफिनेशन जो एटम्स होते हैं वो सिंपलेस्ट इंटीजर के रेशियो में होते हैं, लेकिन जो चारों ऑप्शंस थे वो सारे डेसिमल वाले ही थे। तो आइडियली तो इंपेरिकल फार्मूला इंटीजर रेशियो में होता है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए था, पर चलो
कोई बात नहीं, ठीक है, जो है, क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन अच्छा है, कई जगह तुम्हें दिखा भी हो सकता है, एक दो बार देखा भी हो तुम लोगों ने, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके लिए तुम्हें दे देता हूँ 1.25 मिनट दे देता हूँ, ठीक है, चलो 1.5 मिनट ले लो, 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। टाइटेनियम का तुम्हें इसमें मोलर मास हो सकता है ज़रूरत पड़े तो, टाइटेनियम का मोलर मास 48 ले लेना, 48 ग्राम पर मोल टाइटेनियम का मोलर मास ले लेना। चलो करते हैं सॉल्व। क्या पूछा है, परसेंटेज मास ऑफ टाइटेनियम पूछा है रूटाइल में। रूटाइल कोई मिनरल है जिसमें टाइटेनियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर में तुमसे क्या बोला है कि जो ऑक्साइड है वो क्लोजेस्ट पैक्ड एरे में है। अब क्लोजेस्ट पैक्ड एरे का क्या मतलब, और टाइटेनियम किसमें है, इट इज ऑक्यूपाइंग वन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स, ठीक है, वन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल। अब ठीक है, क्लोजेस्ट पैक्ड है तो अगर क्यूबिक में क्लोजेस्ट पैक्ड की बात करें तो तुम्हारा एफसीसी ही होगा, और वैसे भी ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक और बीसीसी का मतलब ही नहीं। हेक्सागोनल होगा नहीं, क्योंकि हेक्सागोनल होगा तो बोल देता, ठीक है। तो जब तक हेक्सागोनल बोले ना मानना नहीं, हेक्सागोनल का वैसे भी तुम्हें पता है स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझ में आ गई कि कौन सी चीज़ कहाँ है, यानी कि ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड हमारा किस में है, एफसीसी लैटिस है, ठीक है। एफसीसी लैटिस है मतलब जेड कितना है, जेड हो गया 4, मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो गए 8, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो गए 4, ठीक। ये बात तो समझ में आई हमें, ठीक है। और टाइटेनियम कितना है, हमारा टाइटेनियम कहाँ पे है, इट इज ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल होल कितने हैं, कितने वॉइड्स 4 है, यानी कि इसका जेड कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या आ गया Ti2O4 आ गया, ठीक है, Ti2O4 आ गया, ये आ गया इसका Ti2O4, सॉरी Ti2O4, ठीक है। सिंपलेस्ट इंटीजर में अगर निकालोगे यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो TiO2 आ जाएगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम चाहे Ti2O4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, परसेंटेज वो निकाल लो, चाहे TiO2 में निकाल लो, एक ही बात है। TiO2 में निकालना हमारे लिए आसान है, ठीक है, उसमें हमें अननेसेसरी डबल और 4 टाइम्स नहीं करना पड़े, ठीक है। तो TiO2 में निकाल लेते हैं, ठीक। तो ऑक्साइड आयन है हमारा, ऑक्साइड आयन है तो यहाँ पे हमारा ईच O2 माइनस में, यानी कि टोटल नेगेटिव कितना हो गया 4 नेगेटिव हो गया, तो हमारा टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +4 हो गया। तो ये तो सिंपल सी बात है कि टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन। तुम यहाँ से करते तब भी ECO2 माइनस में होता, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है तो 8 नेगेटिव होता, तो 8 पॉजिटिव भी होना पड़ता, जो कि 2 टाइटेनियम पे ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम होता है, तो +8/2 तब भी टाइटेनियम +4 में आता, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चाहे तुम लिख के निकाल लेना, लेकिन ये तो सिंपल है, कर सकते हो इतना तो।
तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर इधर से देखो +4 ही आएगा। इस इधर से इसलिए देख रहे हैं जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। दूसरा तुम्हें निकालना है परसेंटेज बाय मास। ठीक, तो फिर से मोल कंसेप्ट। तो अगर तुम्हें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ टाइटेनियम, सबसे पहले तो होगा क्या, यानी कि मास ऑफ टाइटेनियम, ठीक है, मास ऑफ टाइटेनियम अपॉन मास ऑफ क्या, TiO2, ठीक है। अगर हम TiO2 में देख रहे हैं, Ti2O4 में देख रहे हैं तो उसमें मास ऑफ टाइटेनियम देखेंगे, ठीक है, इनटू 100 अगर परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो मास ऑफ टाइटेनियम कितना होगा, ठीक है, TiO2 में एक एटम है टाइटेनियम का, एक एटम है टाइटेनियम का, और उसका मास कितना है, हमें मोलर मास पता है किसका, टाइटेनियम का 48, मैंने बता दिया था शुरू में, क्वेश्चन में गिवन होगा, चिंता मत करो। तो 1 इंटू 48। अब TiO2 का निकाल लो इसी तरीके से, ठीक है। तो TiO2 में एक एटम है टाइटेनियम का और उसका मास हो गया 48 प्लस 2 एटम ऑक्सीजन के, उसका मास हो गया 16। हमें O2 का या तो मोलर मास भी पता है, नहीं तो सीधा लिख सकते हैं। O2 का मोलर मास पता है 32 ग्राम पर मोल होता है, नहीं तो ऑक्सीजन का होता है 60, O का होता है सिंपली 16 ग्राम पर मोल, तो 16 इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 एटम थे। अगर Ti2O4 लेते तो यहाँ पे 2 इंटू 48 होता है, यहाँ भी 2 इंटू 48 होता है क्योंकि उसमें 2 टाइटेनियम के एटम है, और 4 इंटू 16 होता। तो बात वही है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, ठीक, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सॉल्व कर लोगे तो ये तो सिंपली ही सॉल्व हो जाएगा और ये 60% आ जाएगा, ठीक। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, क्या था कि हमें परसेंटेज बाय मास निकालना था टाइटेनियम का। पहले तो क्लोजेस्ट पैक्ड एरे का मतलब हमें समझ में आना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होल है तो सबसे पहली बात तो सिंपल की भी BCC हटी है, हेक्सागोनल होता हो तो देता, FCC है, FCC से फिर हमने सबसे पहले फॉर्मूला निकाला। अब चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर ये हमें सिंपल, हम इनऑर्गेनिक में भी सीखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में भी सीखते हैं, सिंपल चीज़ है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ टाइटेनियम अपॉन मास ऑफ TiO2 या फिर Ti2O4 जिसमें भी हम देखना चाहें, तो इंटू 100 करके हमने मास परसेंटेज निकाल लिया। सिंपली हमें टाइटेनियम का मोलर मास पता होना चाहिए और वो गिवन होगा, चिंता मत करो, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको भी चाहो तो तुम मार्क कर सकते हो, ठीक, ठीक था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। चलो, स्पाइनल के ऊपर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करो। 45 सेकेंड्स तुम्हारे पास है। क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब टफ है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो हो गया होगा क्वेश्चन, चलो करते हैं। स्पाइनल इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड कंटेनिंग 2 टाइप ऑफ मेटल आयन, बकवास बात लिखी है। हमारी मेन बात क्या लिखी है कि ऑक्साइड आयन, जो जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, तो जब एग्जाम में ही पढ़ो तो उसको ऐसे ग्रेस करके पढ़ा करो, ठीक है, और जहाँ इंपॉर्टेंट बात है उसको अंडरलाइन कर लिया, जिससे कोई भी ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे ना जैसे बचपन में पढ़ते थे तो कोई भी शब्द छूटेगा नहीं। तो ऑक्साइड आयन अरेंज इन CCP पैटर्न, ठीक। तो अब इसको यहीं लिख लो पहले कि ऑक्साइड है CCP में है, यानी कि CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि FCC लैटिस होगा, FCC लैटिस होगा तो Z 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्या कह रहा है कि 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड बाय वन टाइप ऑफ मेटल एंड 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाइड बाय अनदर टाइप ऑफ मेटल, और सच अ स्पाइनल is formed by Zn2 plus Al3 plus and oxide ion with
Zn2 प्लस इन टेट्राहेड्रल होल, मतलब Zn2 प्लस हमारे टेट्राहेड्रल होल में है और टेट्राहेड्रल होल खाली 1/8 ऑक्यूपाइड है। ठीक, तो Zn2 प्लस हमारे किस में हो गए, टेट्राहेड्रल में हो गए। ठीक है, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हो गए, तो इसका Z कितना आ गया, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल होल, और टेट्राहेड्रल होल होंगे कितने, 8 होंगे, तो इसका Z कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही Al3 प्लस है, Al3 प्लस ऑब्वियसली हमारा किस में होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना ऑक्यूपाइड है, उसने खुद ही बोला है हाफ ऑक्यूपाइड है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कितने, 4 हैं, तो ये हो गया, इसका Z हो गया 2। अब यहाँ से हमें सिंपली फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ZnAl2O4, ये हमारा सिंपली फॉर्मूला आ गया। तो स्पाइनल के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, नीट में भी पहले पूछा गया है, काफ़ी रिसेंट में नहीं पूछा गया है, लेकिन वो जनरली हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे और फॉर्मूला पूछ देता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो। समय तुम्हारे पास कोई 40 सेकंड करो। ठीक है, हो गया होगा। चलो, क्या कह रहा है कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, मिक्स ऑक्साइड का लैटिस जो है वो ऑक्साइड आयन बना रहा है, लैटिस ऑक्साइड आयन बना रहा है, और सीसीपी पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्साइड आयन है जो कि सीसीपी पैकिंग है, यानी कि एफसीसी लैटिस है, मतलब Z हो गया 4, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 8, यही मतलब हो गया इसका। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय A2 प्लस। ठीक है, यानी कि A2 प्लस कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और कितना ऑक्यूपाई करा है इसने, 1/8, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 हैं, तो इसका Z आ गया 1। और इसके अलावा क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द octahedral void, one half of the octahedral void are occupied by trivalent ion B3 प्लस। ठीक है, तो B3 प्लस कहाँ पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और वो भी कितने, हाफ, तो कितने हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 4 हैं, Z कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, AB2O4। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन हुआ, इसी में मैं अगर बताऊं कि अगर मैं तुम्हें नहीं बताता कि A2 प्लस कहाँ है और B3 प्लस कहाँ है, मैं तुम्हें खाली इतना बताता कि ऑक्साइड आयन तो लैटिस बना रहा है, और A2 प्लस प्रेजेंट है और B3 प्लस प्रेजेंट है, और एक जो है वो 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और दूसरा 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कौन सा कहाँ है। दोनों आयन भी बताया था, दोनों लोकेशन भी बताया था, लेकिन ये नहीं बताता कौन सा कहाँ है। तब कैसे निकालते, उसका भी तरीका है, देखो कैसे। ऑक्साइड आयन सीसीपी में ये तो तुम्हारा आ जाता कि Z4, अगर 4 एटम है ऑक्सीजन के, O4 तो तुम्हारा आ जाता ना, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, अगर 4 ऑक्सीजन के एटम है मतलब टोटल नेगेटिव कितना हो गया, टोटल नेगेटिव हो गया 8। अगर तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा कोई कंपाउंड का तो टोटल पॉजिटिव भी बराबर होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल होगा, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। अब ये -8 और +8, +8 दो चीज बना रही है,
एक A2+ और एक B3+। ठीक है, एक की वैल्यू तुम्हारी 1 होनी है, एक होना है तुम्हारा 2, तो यानी कि एक एटम आएगा, एक के 2 एटम आएंगे। ठीक, अब तुम्हें +8 बनाना है, तो +8 बनाना है तो ऑब्वियसली ये कब पॉसिबल है, जब 2 एटम तुम लो किसके, B3+ के, 2 आयन B3+ लो और 1 आयन A2+ लो, तभी तो तुम्हारा 2 3 6 और +2 8 बन पाएगा। अगर तुम 2 एटम ले लोगे A2+ के और एक लोगे B3+ का, तो तुम्हारा टोटल पॉजिटिव चार्ज उतना हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ भी कर सकता है, ये इससे थोड़ा टफ वेराइटी हो गई, ये बात भी ध्यान रखना कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी है जेईई में एक बार। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। हमने रेडियस कैलकुलेशन के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, जो कि हमारे बेसिक थे। फिर हमने डेंसिटी कैलकुलेशन देख लिया, उसके बाद हमने फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड भी देख लिया।